मानवी बचपन से ही यूएस में रही थी जिसकी वजह से वो बहुत ही कम इंडिया आती थी और आज जब वो इंडिया आई थी और ड्राइवर के साथ ओबरॉय पैलेस आ रही थी तब उसकी मुलाकात अचानक से लव सा हो गई। शायद ये मुलाकात नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से अनाया ओबरॉय जिसने अपनी कार को एयरपोर्ट पर मानवी को लेने के लिए भेजा था उसकी कार डैमेज हो चुकी थी। मानवी अभी उछलते कूदते हुए जल्दी से विला के अंदर ही जा रही थी कि अचानक उसकी नजर गार्डन में पड़ी जहां पर अविका फूलों में पानी लगा रही थी। अविका को ये काम सबसे ज्यादा पसंद था। वो जब से ओबरॉय पैलेस में आई थी वो हमेशा 1 घंटा गार्डन में बताया करती थी, उसे ये करना बहुत अच्छा लगता था। अविका जो कि अभी फूलों में पानी डालने में इतनी मग्न हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला कि अभी उसके पीछे कोई खड़ा है। अचानक उसकी आंखों पर किसी ने अपना हाथ रखा तो अविका चौंक गई, लेकिन वो खुशबू भी सूंघकर समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर है कौन। क्योंकि वो अभिमन्यु तो बिल्कुल नहीं थी और ना ही अनाया थी, तो फिर कौन है उसके पीछे। मानवी ने अविका की तरफ देखकर कहा, बताइए कौन हूं मैं। मानवी की आवाज सुनकर अविका एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। जब उसने आवाज को गौर से सुना तब वो मुस्कुराते हुए बोली, मानवी। मानवी ने जब अविका के मुंह से खुद का नाम सुना तो वो मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है भाभी, आपने तो मुझे पहचान लिया। कहकर उसने अपने दोनों हाथों को उसकी आंखों से हटा दिया। अविका पीछे मुड़ते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं पहचानोगी मैं तुम्हें, तुम बताओ कैसी हो तुम। मानवी जल्दी से बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। अविका मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, चलो घर के अंदर चलते हैं। मालवी बोली, हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। अविका आगे आगे चलने लगी और मानवी भी मुस्कुराते हुए उसके साथ साथ चलने लगी। वो दोनों गार्डन से होते हुए विला के अंदर जा रहे थे। अभी मानवी मेन दरवाजे से 2 कदम की ही दूरी पर थी कि अचानक मानवी के शरीर में कुछ काला साथ धुआं उसके शरीर में आकर समा गया और अचानक वो एक जगह रुक गई। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और जब दोबारा खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। उसकी आंखें इतनी ज्यादा काली हो चुकी थी कि अगर मानवी को कोई देखता तो देखकर डर सा जाता। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वो किसी के बस में आ गई हैं। इनफैक्ट उसके नाखून भी काले हो चुके थे। उसने अपनी अंगूठी पर एक हाथ रखकर उसे दबा दिया और अचानक अंगूठी से एक चाकू से निकल गया जो कि देखने में काफी तेज तर्रार सा लग रहा था। अगर उसे गले पर वार करते तो इंसान आराम से मर सकता था। वो उस चाकू को लेकर विका की तरफ बढ़ने लगी। वहीं अविका अभी मानवी से 1 कदम की दूरी पर थी और उसने अपना पहला कदम दरवाजे के अंदर रख लिया था। वहीं मानवी जैसे ही अविका को छूने को हुई थी अचानक उसे एक कट सा लगा, क्योंकि तब तक अविका ने अपने दोनों कदमों को विला के अंदर रख लिया था और वो अंदर जा चुकी थी। इसलिए मानवी को एक झटका लगा। मानवी ने जब अपनी काली आंखों से सामने देखा तो सामने उसको कवच सा नजर आ रहा था जिसे वो पार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो कवच उससे ज्यादा शक्तिशाली था। ये देखकर वो काली ऊर्जा मानवी के शरीर से निकल गई और उसके निकलते ही मानवी को ऐसा लगा जैसे अभी उसके शरीर से किसी ने जान निकाली हो। वो जैसे हल्के से लड़खड़ा कर गिरने को हुई थी। अविका ने उसे पकड़कर विला के अंदर बुला लिया, जिससे मालवी संभल कर विला के अंदर आ गईं और वो अविका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाभी मुझे संभालने के लिए। अविका हंसते हुए बोली, ये क्या बात कर रही हो मानवी, भाभी भी बोलती हो और थैंक यू भी बोल रही हो, भाभी फ्रेंड की तरह होती हैं, समझ में आया। अविका की बात सुनकर मानवी ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो उसके साथ हुआ था उससे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो खुद से ही बोली, मेरे सिर में अचानक से दर्द क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अभी कुछ देर पहले तो मेरा सिर दर्द ठीक था। हॉस्पिटल में आज पीहू को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 6 दिन हो चुके हैं। उसकी चोट काफी हद तक ठीक भी हो चुकी थी और उसके चोट के टांके अभी भी उसके शोल्डर पर लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो अभी भी हॉस्पिटल से घर नहीं जा सकती थी। प्रियांशु से ज्यादा पीहू का ख्याल वैभव रखता था, जिसके वजह से धीरे धीरे पीहू और वैभव के रिश्ते के बारे में मिसेज एंड मिस्टर झा को भी पता चल रहा था कि उनकी बेटी को वैभव ओबरॉय पसंद करता है। इसलिए उन लोगों ने कुछ भी थे, क्योंकि ओबरॉय फैमिली से अगर उनकी बेटी का रिश्ता हो रहा है तो उनके लिए अच्छी बात थी। इसलिए उन्होंने ना ही वैभव को रोका टोका कि वो पीहू से ना मिले और ना ही कुछ कहा, क्योंकि वो ओबरॉय फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था कि अगर उनकी बेटी ओबरॉय फैमिली में छोटी बहू बनकर गई तो वो हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसे वो झा मिशन में रहती है, जहां उसे हर चीज करने की पूरी छूट दी जाती है, क्योंकि
ओबरॉय परिवार में सबको पता था कि पीहू बहुत ही प्यारी लड़की है और वो हमेशा खुश रहती है और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रहने देती हैं। इसलिए अभिमन्यु की मॉम को तो पीहू बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वो हमेशा पीहू से मिल झा मेंशन आ जाया करती थी। लेकिन मिसेज झा को ये टेंशन थी कि अगर ये बात ओबरॉय परिवार को पता चली कि वैभव उनकी बेटी को पसंद करता है तो क्या पता वो लोग कहीं रिश्ते के लिए मना ना कर दें। यही टेंशन वो ले रही थी, पर उनके पति के समझाने की वजह से वो शांत रही। शाम के समय मुखर्जी विला को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर दिया गया था और इसलिए अभी वहां बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया था, जिसकी वजह से पूरा विला काफी अच्छा लग रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई पार्टी होने वाली हो। जब तनुजा अपने घर आई तो अपने घर में इतना सब कुछ होते हुए देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि अचानक उसके घर में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो उसके पापा ने उसे कुछ बताया, नहीं उसकी मम्मी ने उसे कुछ कहा। उसने देखा उसके मॉम डैड लिविंग रूम में ही बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जब उसके पापा मिस्टर शैलेश मुखर्जी ने तनुजा को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, आओ तनुजा बेटा, तुम्हें ही हम कॉल करने वाले थे। इन्फेंट ड्राइवर को तुमको लेने भेजने वाले थे। तुम्हारा यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था, इसलिए हम तुम्हें आज बुलाने वाले थे। तनुजा अपने पापा के पास आते हुए बोली, लेकिन पापा ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे बुलाने वाले थे, और ये इतनी ज्यादा सजावट क्यों हो रही है, क्या कुछ है आज? मिस्टर शैलेश मुखर्जी हंसते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, वो दरअसल आज तुम्हारा रोका है। सॉरी बेटा, अचानक तुम्हें पता चल रहा है, लेकिन आज तुम्हारा रिश्ता पूरी तरीके से ऋषि के साथ जुड़ जाएगा और मैं ये बात आज मीडिया वालों को भी बता दूंगा कि तुम्हारी शादी को मैंने ऋषि मेहरा से फिक्स कर दिया है। ये बात सुनकर तनुजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, लेकिन पापा ये सब ऐसे अचानक? और मिसेज मुखर्जी बोली, और क्या बेटा, वैसे भी ऋषि तुम्हें पसंद तो है ही, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तनुजा थोड़ा जोर से बोले, नहीं मॉम, मुझे ऋषि पसंद नहीं है, मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर शैलेश मुखर्जी जोर से बोले, बस बहुत हुआ तनुजा, इस तरह से बात कर रही हो अपनी माँ से, लगता है तुम अपना लहजा भूल चुकी हो। और हाँ, मैंने मिस्टर मेहरा से प्रॉमिस किया है कि उनकी घर की बहू तुम ही बनोगी, तो मेरा प्रॉमिस किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। जाओ और रूम में और तैयार हो जाओ, कुछ देर में ऋषि और उसकी पूरी फैमिली यहाँ आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा मान रखने के लिए तुम जरूर यहाँ आओगी। तनुजा चुपचाप अपने रूम में चली गई और अपने बेड पर लेटकर रोने लगी। उसने अपना फोन उठाया और एक मैसेज टाइप कर देवांश के पास भेज दिया, लेकिन मैसेज सीन तो हो गया पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। और ये देखकर तनुजा ने भी उस फोन को उठाकर फेंक दिया और फिर से रोने लगी। कुछ देर बाद उसके रूम में वैशाली आई। उसके हाथ में कपड़े गहने थे और साथ में एक मेकअप आर्टिस्ट्री थी जो कि शायद तनुजा को तैयार करने के लिए आई थी। वैशाली ने जब देखा कि तनुजा रो रही है तो उसने मेकअप आर्टिस्ट को बाहर रहने के लिए कहा और रूम का दरवाजा बंद कर वो अंदर आ गई। वो तनुजा के पास आते हुए बोली, क्या हुआ तनुजा, तुम रो क्यों रही हो? देखो तनुजा, ऋषि सर बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम उनसे शादी कर लो, और वैसे भी वो तो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमेशा खुश रहोगी उनके साथ। तनुजा रोते हुए बोली, नहीं कर सकती मैं उससे शादी। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम्हें तो पता है ना कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अरे मेरी शादी पहले से ही देवांश अवस्थी से हो चुकी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात मैं मॉम डैड को कैसे बताऊँ? वो तो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। कब से बस एक ही रट लगाए जा रहे हैं, ऋषि मेहरा बहुत अच्छा है और वो मुझसे प्यार करता है और उन्हें लगता है कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं ऋषि से प्यार नहीं करती हूँ, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैंने कभी उसे उस नज़रों से नहीं देखा जिस नज़रों से मैं देवांश को देखती हूँ। मैंने ऋषि को हमेशा एक बड़े भाई की झलक से देखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरा पति बने। मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे शादी नहीं करनी है उससे। और रोने लगी। उसकी बातें सुनकर वैशाली चुप हो चुकी थी। तूने शादी कर ली क्या? ये बात बड़ी सर और मैडम को पता है? तनुजा ने नामे सिर हिलाया तो वैशाली एक गहरी सांस लेकर उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या तूने इस बारे में देवांश सर से बात की? तनुजा रोते हुए अपनी लाला आंखों से वैशाली को देखकर बोली, मैंने अभी जस्ट उन्हें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन मैसेज सीन कर लिया गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वैशाली हल्के से बोली, देखो तुम अभी तैयार हो जाओ, और वैसे भी कौन सी आज तुम्हारी शादी होने वाली है, तो अभी तुम तैयार हो जाओ। और मुझे पक्का पता है और तुम्हें भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि देवांश सर सब कुछ सही कर देंगे, क्योंकि तुम उनकी वाइफ हो, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तुम एक बेटी भी हो, तो तुम अभी अपनी एक बेटी का फर्ज निभाओ और तुम्हारा देवांश सर अपने पति होने का फर्ज निभाएंगे।
देखना वो कभी भी ऋषि मेहरा से तुम्हारा नाम नहीं जुड़ने देंगे, तो थोड़ा सब्र रखो और तैयार हो जाओ, ठीक है? नीचे मेहमान आ चुके हैं और कुछ देर में वो तुम्हें ही बुलाएंगे। तनुजा ने अपनी आंखों से आंसू को साफ किया और हाँ में सिर हिलाकर वहां से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। जब तक वो वापस आई तब तक मेकअप आर्टिस्ट भी रूम में आ गई थी। नीचे लेबर रूम में मेहरा फैमिली आई हुई थी और अभी वहां पर काफी ज्यादा महंगे महंगे गिफ्ट रखे हुए थे जो कि मेहरा फैमिली से आए हुए थे। साथ ही साथ वहां सगुन का लगभग हर सामान मौजूद था जो कि तनुजा के लिए आया था। आज ऋषि बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग से चमक थी। शायद ये चमक सबको लग रहा था कि तनुजा से शादी करने की है, लेकिन ये चमक किसी और को हराने की थी। ऋषि अपने मन में बोला, आज तनुजा मुझसे जुड़ जाएगी और फिर देवांश अवस्थी कुछ भी नहीं कर पाएगा, और एक बार अगर तनुजा मुझसे जुड़ गई फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने हमेशा उसका इसलिए अच्छे से ख्याल रखा था कि आगे चलकर उसकी शादी मुझसे हो सके, लेकिन उसने मुझसे बिना बताए अपनी शादी उस 2 कौड़ी के देवांश अवस्थी के साथ की। इसकी सजा तो मैं उसे देख कर ही रहूंगा, बस एक बार मेरी उससे शादी हो जाए। ऋषि ने अपना फोन निकाला और अपने फोन से देवांश के लिए एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, बहुत घमंड था ना कि तुम्हारे पास तनुजा है, लेकिन आज मैं पूरी महफिल के सामने ये कहूंगा कि तनुजा मेरी होने वाली वाइफ है। पर अफसोस की बात तुम एक कभी नहीं कर पाओगे कि तनुजा तुम्हारी है। कितना बुरा होगा ना तुम्हारे 700 सैद पर। हाँ, मुझे बधाई जरूर देना क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो हूँ। अब देखो ना तुम्हारी नाक के नीचे से तनुजा को उड़ा के लेकर जा रहा हूँ, कहकर उसने उस मैसेज को देवांश के फोन नंबर पर सेंड कर दिया। अब आगे प्राइम मिनिस्टर बंगले पर 2 दिन से तेज प्राइम मिनिस्टर विला पर नहीं आया था क्योंकि वो अदर कंट्री गया हुआ था, इसलिए सच में अभी मानसी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बंगले पर अभी बाकी सारे लोग मौजूद थे जिससे उसका मन लग जाया करता था, लेकिन ना नायरा थी और ना ही तेज था, जिसकी वजह से उसे फिर भी वहां उस इतने बड़े बंगले में बहुत बुरा लग रहा था। मानसी अभी स्टडी रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज तेज का था, तैयार हो जाओ वाइफी। 4 शब्दों को पढ़कर मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन जब से उस मैसेज को पढ़ा तैयार हो जाओ तो वो वहां से फ्रेश होकर तैयार होने चली गई। आज मानसी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने फिलहाल ब्लैक कलर की ड्रेस वेयर कर रखी थी जिसमें ट्राउजर पेंट और ऊपर कुर्ता था। कुर्ते पर एक लंबा सा कट लॉन्ग जालीदार बाजू और साथ में एक चुन्नी। उसने अपने कपड़ों के मैचिंग से अपने हाथों में ब्लैक कलर की चूड़ियों को डाल लिया और तैयार होने लगी। सॉन्ग सूट की एक बात ये थी कि उसमें मानसी का पेट दिख रहा था क्योंकि कुर्ता जालीदार था। मैंने कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दिया। मानसी बिल्कुल टिपटॉप उसकी तरह दिख रही थी। प्राइम मिनिस्टर के बंगले के बाहर बहुत सारी कारें एक साथ आकर रुकी। सबको पता चल गया था कि तेज घर आ चुका है, इसलिए सारे लोग जल्दी जल्दी में अपना अपना काम करने लगे। हालांकि मानसी अपने रूम में थी जिसकी वजह से उसे पता नहीं चला कि तेज आ चुका है। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तेज जो कि लिविंग रूम में बैठा हुआ था, उसकी नजर मानसी पर पड़ी। जब उसने मानसी को देखा तो वो एक पल को उसे देखता ही रह गया क्योंकि मानसी सच में ब्लैक कलर के फ्रॉक सूट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं मानसी ने जब तेज को देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि तेज बिल्कुल तैयार होकर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकर तुरंत अपने रूम में तैयार होने चला गया हो, लेकिन अगर वो तैयार होने भी जाता तो भी उसको बेडरूम में आना होता, लेकिन वो तो रूम में आया ही नहीं। कहाँ तेज इतना हैंडसम लग रहा था, लेकिन जब उसने मानसी को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। मानसी तेज के पास आते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि आप घर आ चुके हैं? तेज मानसी की तरफ देखकर बोला, हाँ, क्योंकि तुम रूम में तैयार हो रही थी और इसलिए मैं स्टडी रूम से तैयार होने चला गया। मानसी ने अच्छा कहकर कुछ भी नहीं कहा। तेज उसकी तरफ देखकर हल्का सा उसकी तरफ झुका और उसके कान में बोला, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात सुनकर मानसी के गाल हल्का हल्का लाल होने लगे और ये देखकर तेज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने जल्दी अपनी मुस्कान को छुपा लिया और वो मानसी की तरफ देखकर बोला, चलो चलते हैं। मानसी हैरान होकर बोली, लेकिन हमें जाना कहाँ है? तेज ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे बंगले के बाहर लेकर आ गया। उसने मानसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने कार का दरवाजा खोला और मानसी को अंदर बैठने का इशारा किया तो वो उसमें बैठ गई। तेज भी दूसरी तरफ जाकर कार में बैठ गया। तेज के बैठते ही सारी कारें चलने लगी। मानसी तेज की तरफ देखकर बोली, सर हम जा कहाँ रहे हैं बताइए तो सही? आपने अचानक मुझे मैसेज कर बोला कि मैं तैयार हो जाऊं। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, नायरा की नानी के घर हम जा रहे हैं। नायरा ने तुम्हें बुलाया है। उसने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मानसी हैरान होकर बोली, क्या नायरा की नानी के घर पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर मैं साड़ी पहन लेती।
तेज ने उसे पकड़कर अपने पास बिठा लिया, इनफैक्ट उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और ये देखकर मानसी थोड़ी सी खुद में सिमट गई। तेज ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लिपटे लिए और उसके कंधे पर सिर रखकर बोला, तुम इसमें साड़ी से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हालांकि मैंने तुम्हें साड़ी में अभी तक देखा नहीं है, पर फिर भी मैं बता सकता हूँ। मानसी उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ तो ये बात आप मुझे वैसे भी बता सकते थे ना। तेज अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, कैसे बता सकता था। मानसी बोली, वो मुझे सीट पर बैठना है। तेज उसके बालों को सही करते हुए बोला, हाँ तो तुम मेरी गोद में बैठी हो, ये क्या सीट से कम है। मानसी बोली, लेकिन सर आप थक जाओगे। उसकी बात सुनकर तेज एक पल को शांत हो गया। उन दोनों के कानों में ड्राइवर की हंसने की आवाज आएगी, जिससे तेज अपनी थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, चुपचाप ड्राइविंग पर ध्यान दो। ड्राइवर ने हंसते हुए जी बॉस बोला और अपनी ड्राइविंग करने लगा। दरअसल ये तेज का मैनेजर था और ये तेज को काफी सालों से जानता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी तेज के साथ मजाक कर लेता था, इसलिए वो भी तेज की बात सुनकर हंस रहा था। उसे हंसी इसलिए आ रही थी कि कहाँ उनकी सर की वाइफ का वजन 45 से 48 तक का होगा और वो बोल रही है कि उनके बॉस थक जाएंगे, इसलिए उसे ये सोचकर उसको हंसी आ रही थी कि उसकी मैम कितनी भोली हैं। तेज मानसी के तरफ देखकर बोला, तुम ढंग से 50 किलो की भी नहीं हो और मुझसे बोल रही हो कि मैं थक जाऊंगा। तुमसे दुगना भजन मैं अपने हाथों से उठा लेता हूँ और मैं तुम्हें एक हाथ से उठा सकता हूँ, कहकर उसने अपनी एक को मानसी की तरफ देखकर मार दिया। ये देखकर मानसी तुरंत शांत हो गई और दूसरी तरफ देखने लगी। वही तेज ने मानसी को सही तरह से अपने गोद में बिठा लिया और बोला, सही से बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर मानसी बोली, मैं ठीक से बैठ गई हूँ, कहकर वो फिर से बाहर देखने लगी। तेज ने उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोला और उसने अपना सिर सीट पर टिका दिया। कुछ देर बाद उसे अपनी चेस्ट पर वजन जैसा महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि मानसी उसके चेस्ट पर अपना सिर रखकर सो गई थी और ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे पता था ये होने वाला है। उसने मानसी को सही तरीके से अपनी गोद में बैठा है और फिर से अपना सिर सीट से टिका लिया। इन 2 दिनों से उसने अपनी वाइफ को नहीं देखा था और कम से कम 1 हफ्ते से उसने अपनी बेटी को नहीं देखा था। उसे दोनों की ही बहुत याद आ रही थी और जब वो इंडिया वापस आ रहा था तब नायरा का मैसेज आया था कि उसे अपनी मॉम से मिलना है, साथ ही साथ अपने डैड को भी देखना है। इसलिए तेज इंडिया आते ही मानसी को लेकर नायरा की नानी के घर जाने के लिए तैयार हो चुका था और जब मानसी उसके पास थी, उसके इतने करीब थी, उसकी सांसों को भी वो अच्छी तरीके से महसूस कर सकता था। मानसी उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी जिससे वो प्यार करने लगा था, जिसे वो हर तारीख से हर तरीके से खुश देना चाहता था। कुछ देर बाद उसकी सारी कारें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। वहां पहले ही तेज का प्लेन रेडी था। तेज ने मानसी को देखा जो कि अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। उसने उसे बिना जगाए अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर प्लेन में बैठ गया, क्योंकि नायरा की नानी का घर नैनीताल में था और इसलिए उन्हें प्लेन से जाना था। 1 घंटे बाद प्लेन उत्तराखंड के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मानसी अभी भी सो रही थी। तेज ने उसे प्लेन में मौजूद अपने बेड पर लिटा दिया था, क्योंकि जब भी वो कहीं अदर कंट्री जाता था तो वो वही आराम करता था। प्लेन में एक उसके लिए अलग से एक बेडरूम टाइप का बना हुआ था, जिसमें एक बेड भी था जिस पर अभी मानसी आराम से सो रही थी। प्लेन टेकओवर होने के बाद उसने मानसी को जगाया तो मानसी उठ गई, पर जब उसने देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। वो तेज की तरफ देखकर बोली, मैं कहाँ हूँ। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, प्लेन में चलो, प्लेन टेकओवर हो गया है। मानसी हैरान होते हुए बोली, क्या ये प्लेन है? दिखने में तो रूम लग रहा है, और अभी हम कहाँ आ गए? तेज उसके बालों को सही करते हुए बोला, उत्तराखंड। अब खुद को सही करो और बाहर आ जाओ। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और खुद को सही कर वो रूम से बाहर आ गई। एयरपोर्ट पर 3 से 4 कारें खड़ी हुई थी जो कि तेज के लिए ही यहाँ आई थी। उत्तराखंड में किसी को भी नहीं पता था कि अभी प्राइम मिनिस्टर उत्तराखंड आए हुए हैं, इसलिए तेज ने इस खबर को बाहर जाने से साफ मना कर दिया था। तेज के चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी उसे देखकर पहचान नहीं सकता था। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा लगाए हुए था, साथ ही साथ उसने मानसी के भी चेहरे पर भी मास्क को लगा दिया और उसे लेकर प्लेन से नीचे उतर गया। सारी कारें वहां से नायरा की नानी के घर की तरफ चल दी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर नायरा की नानी का घर था, जिसकी वजह से अभी मानसी बहुत ही क्यूरियोसिटी से वहां के पहाड़ी इलाके को देख रही थी और उसके चेहरे पर अभी बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। प्राइम मिनिस्टर बंगले पर 2 दिन से तेज प्राइम मिनिस्टर विला पर नहीं आया था, क्योंकि वो अदर कंट्री गया हुआ था। इसलिए सच में अभी मानसी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन
बंगले पर अभी बाकी सारे लोग मौजूद थे जिससे उसका मन लग जाया करता था, लेकिन ना नायरा थी और ना ही तेज था, जिसकी वजह से उसे फिर भी वहां उस इतने बड़े बंगले में बहुत बुरा लग रहा था। मानसी अभी स्टडी रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज तेज का था, तैयार हो जाओ वाइफी। 4 शब्दों को पढ़कर मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन जब से उस मैसेज को पढ़ा तैयार हो जाओ तो वो वहां से फ्रेश होकर तैयार होने चली गई। आज मानसी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने फिलहाल ब्लैक कलर की ड्रेस वेयर कर रखी थी जिसमें ट्राउजर पेंट और ऊपर कुर्ता था। कुर्ते पर एक लंबा सा कट लॉन्ग जालीदार बाजू और साथ में एक चुन्नी। उसने अपने कपड़ों के मैचिंग से अपने हाथों में ब्लैक कलर की चूड़ियों को डाल लिया और तैयार होने लगी। सॉन्ग सूट की एक बात ये थी कि उसमें मानसी का पेट दिख रहा था क्योंकि कुर्ता जालीदार था। मैंने कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दिया। मानसी बिल्कुल टिपटॉप उसकी तरह दिख रही थी। प्राइम मिनिस्टर के बंगले के बाहर बहुत सारी कारें एक साथ आकर रुकी। सबको पता चल गया था कि तेज घर आ चुका है, इसलिए सारे लोग जल्दी जल्दी में अपना अपना काम करने लगे। हालांकि मानसी अपने रूम में थी जिसकी वजह से उसे पता नहीं चला कि तेज आ चुका है। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तेज जो कि लिविंग रूम में बैठा हुआ था, उसकी नजर मानसी पर पड़ी। जब उसने मानसी को देखा तो वो एक पल को उसे देखता ही रह गया, क्योंकि मानसी सच में ब्लैक कलर के फ्रॉक सूट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं मानसी ने जब तेज को देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि तेज बिल्कुल तैयार होकर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकर तुरंत अपने रूम में तैयार होने चला गया हो, लेकिन अगर वो तैयार होने भी जाता तो भी उसको बेडरूम में आना होता, लेकिन वो तो रूम में आया ही नहीं। कहाँ तेज इतना हैंडसम लग रहा था, लेकिन जब उसने मानसी को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। मानसी तेज के पास आते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि आप घर आ चुके हैं। तेज मानसी की तरफ देखकर बोला, हाँ, क्योंकि तुम रूम में तैयार हो रही थी और इसलिए मैं स्टडी रूम से तैयार होने चला गया। मानसी ने अच्छा कहकर कुछ भी नहीं कहा। तेज उसकी तरफ देखकर हल्का सा उसकी तरफ झुका और उसके कान में बोला, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात सुनकर मानसी के गाल हल्का हल्का लाल होने लगे और ये देखकर तेज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने जल्दी अपनी मुस्कान को छुपा लिया और वो मानसी की तरफ देखकर बोला, चलो चलते हैं। मानसी हैरान होकर बोली, लेकिन हमें जाना कहाँ है? तेज ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे बंगले के बाहर लेकर आ गया। उसने मानसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने कार का दरवाजा खोला और मानसी को अंदर बैठने का इशारा किया तो वो उसमें बैठ गई। तेज भी दूसरी तरफ जाकर कार में बैठ गया। तेज के बैठते ही सारी कारें चलने लगी। मानसी तेज की तरफ देखकर बोली, सर हम जा कहाँ रहे हैं, बताइए तो सही। आपने अचानक मुझे मैसेज कर बोला कि मैं तैयार हो जाऊं। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, नायरा की नानी के घर हम जा रहे हैं। नायरा ने तुम्हें बुलाया है। उसने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मानसी हैरान होकर बोली, क्या नायरा की नानी के घर पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर मैं साड़ी पहन लेती। तेज ने उसे पकड़कर अपने पास बिठा लिया, इनफैक्ट उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और ये देखकर मानसी थोड़ी सी खुद में सिमट गई। तेज ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लिपटे लिए और उसके कंधे पर सिर रखकर बोला, तुम इसमें साड़ी से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हालांकि मैंने तुम्हें साड़ी में अभी तक देखा नहीं है, पर फिर भी मैं बता सकता हूँ। मानसी उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ तो ये बात आप मुझे वैसे भी बता सकते थे ना? तेज अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, कैसे बता सकता था? मानसी बोली, वो मुझे सीट पर बैठना है। तेज उसके बालों को सही करते हुए बोला, हाँ तो तुम मेरी गोद में बैठी हो, ये क्या सीट से कम है? मानसी बोली, लेकिन सर आप थक जाओगे। उसकी बात सुनकर तेज एक पल को शांत हो गया। उन दोनों के कानों में ड्राइवर की हंसने की आवाज आएगी, जिससे तेज अपनी थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, चुपचाप ड्राइविंग पर ध्यान दो। ड्राइवर ने हंसते हुए जी बॉस बोला और अपनी ड्राइविंग करने लगा। दरअसल ये तेज का मैनेजर था और ये तेज को काफी सालों से जानता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी तेज के साथ मजाक कर लेता था, इसलिए वो भी तेज की बात सुनकर हंस रहा था। उसे हंसी इसलिए आ रही थी कि कहाँ उनकी सर की वाइफ का वजन 45 से 48 तक का होगा और वो बोल रही है कि उनके बॉस थक जाएंगे, इसलिए उसे ये सोचकर उसको हंसी आ रही थी कि उसकी मैम कितनी भोली हैं। तेज मानसी के तरफ देखकर बोला, तुम ढंग से 50 किलो की भी नहीं हो और मुझसे बोल रही हो कि मैं थक जाऊंगा। तुमसे दुगना भजन मैं अपने हाथों से उठा लेता हूँ और मैं तुम्हें एक हाथ से उठा सकता हूँ, कहकर उसने अपनी एक को मानसी की तरफ देखकर मार दिया। ये देखकर मानसी तुरंत शांत हो गई और दूसरी तरफ देखने लगी। वही तेज ने मानसी को सही तरह से अपने गोद में बिठा लिया और बोला, सही से बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर मानसी बोली, मैं ठीक से बैठ गई हूँ, कहकर वो फिर से बाहर देखने लगी। तेज ने उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोला और उसने अपना सिर सीट पर टिका दिया।
कुछ देर बाद उसे अपनी चेस्ट पर वजन जैसा महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि मानसी उसके चेस्ट पर अपना सिर रखकर सो गई थी और ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि उसे पता था ये होने वाला है। उसने मानसी को सही तरीके से अपनी गोद में बैठा है और फिर से अपना सिर सीट से टिका लिया। इन 2 दिनों से उसने अपनी वाइफ को नहीं देखा था और कम से कम 1 हफ्ते से उसने अपनी बेटी को नहीं देखा था। उसे दोनों की ही बहुत याद आ रही थी और जब वो इंडिया वापस आ रहा था तब नायरा का मैसेज आया था कि उसे अपनी मॉम से मिलना है, साथ ही साथ अपने डैड को भी देखना है। इसलिए तेज इंडिया आते ही मानसी को लेकर नायरा की नानी के घर जाने के लिए तैयार हो चुका था और जब मानसी उसके पास थी, उसके इतने करीब थी, उसकी सांसों को भी वो अच्छी तरीके से महसूस कर सकता था। मानसी उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी जिससे वो प्यार करने लगा था, जिसे वो हर तारीख से हर तरीके से खुश देना चाहता था। कुछ देर बाद उसकी सारी कारें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। वहां पहले ही तेज का प्लेन रेडी था। तेज ने मानसी को देखा जो कि अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। उसने उसे बिना जगाए अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर प्लेन में बैठ गया क्योंकि नायरा की नानी का घर नैनीताल में था और इसलिए उन्हें प्लेन से जाना था। 1 घंटे बाद प्लेन उत्तराखंड के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मानसी अभी भी सो रही थी। तेज ने उसे प्लेन में मौजूद अपने बेड पर लिटा दिया था क्योंकि जब भी वो कहीं अदर कंट्री जाता था तो वो वही आराम करता था। प्लेन में एक उसके लिए अलग से एक बेडरूम टाइप का बना हुआ था जिसमें एक बेड भी था जिस पर अभी मानसी आराम से सो रही थी। प्लेन टेक ओवर होने के बाद उसने मानसी को जगाया तो मानसी उठ गई, पर जब उसने देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। वो तेज की तरफ देखकर बोली, मैं कहाँ हूँ? तेज उसकी तरफ देखकर बोला, प्लेन में चलो, प्लेन टेक ओवर हो गया है। मानसी हैरान होते हुए बोली, क्या ये प्लेन है? दिखने में तो रूम लग रहा है और अभी हम कहाँ आ गए? तेज उसके बालों को सही करते हुए बोला, उत्तराखंड, अब खुद को सही करो और बाहर आ जाओ। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और खुद को सही कर वो रूम से बाहर आ गई। एयरपोर्ट पर 3 से 4 कारें खड़ी हुई थी जो कि तेज के लिए ही यहाँ आई थी। उत्तराखंड में किसी को भी नहीं पता था कि अभी प्राइम मिनिस्टर उत्तराखंड आए हुए हैं, इसलिए तेज ने इस खबर को बाहर जाने से साफ मना कर दिया था। तेज के चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ था जिसकी वजह से कोई भी उसे देखकर पहचान नहीं सकता था। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा लगाए हुए था, साथ ही साथ उसने मानसी के भी चेहरे पर भी मास्क को लगा दिया और उसे लेकर प्लेन से नीचे उतर गया। सारी कारें वहां से नायरा की नानी के घर की तरफ चल दी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर नायरा की नानी का घर था जिसकी वजह से अभी मानसी बहुत ही क्यूरियोसिटी से वहां के पहाड़ी इलाके को देख रही थी और उसके चेहरे पर अभी बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। अब आगे कुछ देर बाद सारी कारें एक बंगले के पास आकर रुकी। ये बंगला पहाड़ियों के बीच में बना हुआ था जिसकी वजह से यहाँ के आसपास पेड़ पौधे थे। हालांकि जंगल जल्दा घना नहीं था जिसकी वजह से किसी को भी कोई खतरनाक जानवर का डर नहीं था। यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पहाड़ियों के बीच में बना ये सबसे बड़ा घर यही था जो कि दूर से देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारे कारें जब वहां आकर रुकी तो घर के अंदर से नायरा भागते हुए बाहर की तरफ आई। वो पहले से ही लिविंग रूम में बैठकर यही इंतजार कर रही थी कि कब बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आए। नायरा को देखकर मानसी जो कि कार में बैठी हुई थी वो तुरंत बिना बॉडीगार्ड के दरवाजे खोलने का इंतजार करे खुद ही दरवाजा खोलकर कार से बाहर आ गई और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने ये नहीं देखा कि उसके कपड़े गंदे होंगे। वही नायरा तुरंत मानसी के गले लग गई और खुश होते हुए बोली, इतने दिनों के बाद आपको देख रही हूँ, फाइनली मैं आपसे मिल पा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी मम्मा। मानसी उसके बालों पर हाथ फिराते बोली, मी टू बेटा, कहकर उसने उसे गोद में उठा लिया। वहीं तेज उसके पास आकर उसे और नायरा को देखने लगा। उसने मानसी की ड्रेस पर देखा, ब्लैक होने की वजह से जब मानसी घुटनों के बल बैठी थी तो उसके ड्रेस थोड़ी घुटनों पर गंदी हो चुकी थी। वो झुका और मानसी ड्रेस को साफ करने लगा। वही जब मानसी ने देखा तो वो तुरंत पीछे हटते हुए बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हो? तेज मानसी की ड्रेस को सही करते हुए बोला, तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई थी, इसे साफ कर रहा हूँ। मानसी बोली, मैं खुद कर लूंगी, यहाँ सब लोग हैं और सब लोग आपको देख रहे हैं, आप इस तरह से ये नहीं कर सकते। तेज उसकी तरफ देखकर उसके कानों में बोला, क्यों नहीं कर सकता? हस्बैंड हूँ तुम्हारा। मानसी बोली, पता है कि आप मेरे हस्बैंड हो पर इसके साथ साथ आप एक प्राइम मिनिस्टर भी हो, कुछ तो ख्याल रखो, यहाँ सब लोग देख रहे हैं आपको। कहकर उसने एक नज़र सब लोगों की तरफ देखा और ये देखकर वहां पास में खड़े बॉडीगार्ड और घर के बाहर आ रहे लोगों ने ऐसे दिखाया जैसे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। नायरा तेज की गोद में आते हुए बोली, पापा आई मिस यू। तेज उसके बालों पर हाथ फिराते हुए बोला, मी टू बेटा, और बताओ कैसे हो आप? नायरा बोली, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अब और भी ज्यादा अच्छी हो गई।
तेज बोला अच्छा तो तुम अपनी मम्मा को अपनी नानी और बाकी लोगों से नहीं मिल पाओगी। नायरा बोली हाँ मिलाऊंगी ना, कहकर वो तेज की गोद से नीचे उतर गई और मानसी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। ये देखकर मानसी ने पीछे मुड़कर तेज को देखा तो तेज ने अपनी पलकें झपकाई और शांत रहने का इशारा किया। वो भी उसके साथ साथ आ गया। गेट पर ही एक 75 से 76 साल की लेडी अपने हाथों में थाली लेकर खड़ी हुई थी। उसकी भले ही 75 साल की हो गई थी पर वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे प्यारी बात ये कि उसके सफेद सफेद बालों पर लाल कलर का सिंदूर भरा हुआ था। बड़ी सी बिंदी लगी हुई थी जो कि उसकी सुंदरता में चार चांद लग रहे थे। भले ही वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन उसकी मुस्कुरान किसी को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती थी। वो ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। नायरा उस ओल्ड लेडी की तरफ देखकर बोली मम्मा ये मेरी नानी और नानी ये मेरी मम्मा। उसने मानसी को देखकर कहा तो वो ओल्ड लेडी जो कि नायरा की नानी थी वो मुस्कुराते हुए बोली हमें पता है नायरा बेटा, ये तुम्हारी मम्मा हैं। मानसी ने झुककर जैसे ही उनके पैरों को छूने की कोशिश की वो पीछे हटते हुए बोली अरे बेटा, हमारे यहाँ की बेटियां पैर नहीं छूती है, गले मिलती हैं, कहकर उन्होंने अपने पास में खड़ी अपनी बहू को अपने हाथों में पकड़ी हुई पूजा की थाली को दिया और मानसी के गले लग गई। ये देखकर मानसी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मानसी की पूजा की और साथ ही साथ तेज की भी और हंसते हुए बोली हमारे यहाँ जब बेटियां और दामाद घर आते हैं तब ऐसे ही तिलक किया जाता है, आ जाओ अंदर। मानसी ने हाँ में से हिलाया और वो तेज के साथ अंदर आ गईं। सारे लोग लिविंग रूम में बैठ गए। वहीं नायरा अभी खुशी खुशी से अपने नानी की तरफ के लोगों को अपनी मॉम से मिलवा रही थी। नायरा की दो मामी थी और दो मामा थे और उसके नानी नाना थे। उसके नाना और मामा यही उत्तराखंड में बिजनेस करते थे। काफी अच्छी फैमिली थी नायरा की नानी की। सारी फैमिली मेंबर्स नायरा से बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट उसकी दोनों मामियां भी, इसलिए नायरा हमेशा यहाँ पर रुक जाया करती थी। उसके मामा मामी और मामा के बच्चे भी उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। नायरा अपने नानी के घर में सबसे छोटी बेटी थी जिसकी वजह से सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। नायरा मानसी के पास बैठी हुई थी जिसकी वजह से उसके चेहरे पर अभी अपनी मॉम से मिलने की खुशी साफ साफ झलक रही थी। वहीं नायरा की नानी की तरफ के लोग ये देखकर थोड़े हैरान भी थे कि मानसी नायरा से इतनी जल्दी घुल मिल गई है कि छोटी सी नायरा मानसी से दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखकर नायरा की नानी खुशी भी थी कि चलो अब उनकी नायरा की केयर करने के लिए उसकी मॉम तो होगी। जितना नायरा के मुंह से उन्होंने मानसी के बारे में सुना था वो थोड़ी हैरान थी कि क्या कोई 18 साल की लड़की नायरा की केयर भी कर सकती है, क्योंकि नायरा जब से यहाँ आई थी तब से अपनी मानसी मम्मा के बारे में खूब तारीफ पे तारीफ कर रही थी, जिसकी वजह से नायरा के नानी और बाकी सारे लोग मानसी से मिलने के लिए बेताब थे। मानसी यहाँ आई है तो कुछ दिन तो रुकेगी और जब वो कुछ दिन यहाँ रुकेगी तो वो सारे लोग ये देख सकते थे कि मानसी कितनी % नायरा को प्यार करती हो और कितनी % वो दिखावा कर रही हैं। लेकिन अभी वो लोग शांत इसलिए थे क्योंकि तेज भी वहां मौजूद था। तेज बिना किसी एक्सप्रेशन के मानसी के पास बैठा हुआ था और इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ गलत मानसी को बोले, इसलिए वो सब शांत थे। हालांकि उसके नेचर बहुत अच्छे थे पर फिर भी वो इसलिए थोड़ा परेशान थे कि क्या पता मानसी अकेले में नायरा के साथ सौतेला व्यवहार करती हो। आखिर है तो वो एक 18 साल की लड़की, इसीलिए वो थोड़ा परेशान थे। नायरा की नानी अपनी बहू की तरफ देखकर बोली बड़ी बहू वो कहाँ है, अभी तक आई नहीं, लगता है सो रही है अभी तक। नायरा की बड़ी मामी बोली नहीं माजी वो आ रही होगी, शायद पता नहीं होगा उन्हें कि नायरा के डैड आ गए हैं, रुको मैं किसी को उनको बुलाने को भेजती हूँ। ओल्ड लेडी ने ना में सिर हिलाया और बोली नहीं रहने दो, जब उनको आना हो तो वो आ जाएंगे। तो नायरा की मामी ने हाँ में सिर हिलाया। अचानक सबकी कानों में सीढ़ियों से उतरते हुए कदमों की आवाज आई। जब सबने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां से एक 30 साल की लेडी जो कि कुर्ती और ट्राउजर में थी और उसके एक कांधे पर रुपटा था वो नीचे आ रही थी। उसने अपने आप को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा था जिसकी वजह से वो यही अभी कोई 26 से 27 साल की लड़की लग रही थी। वो लेडी लिविंग रूम में आ गई। उसे देखकर नायरा उसके पास जाते हुए बोली अरे आप इतना लेट क्यों आई हो, मैं आपका ही वेट कर रही थी, आपको मेरी मम्मा से नहीं मिलना है क्या? वो लेडी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली नायरा बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी आई हुई हैं, कहकर वो मुस्कुराने लगी। वहीं जब मानसी ने उस लेडी को देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने अपनी मुठियों को जोर से भेज लिया। उसके पास में बैठे हुए तेज ने मानसी के एक्सप्रेशन को नोट कर लिया था और इसलिए उसने अपने हाथों को मानसी के हाथों के ऊपर रख दिया और ये देखकर मानसी ने तुरंत अपनी आंखों को बंद किया और फिर से अपनी आंखें खोलकर तेज की तरफ देखने लगी। तेज ने उसे शांत रहने का इशारा किया तो मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि तेज उसे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, जैसे उसे सब कुछ पता हो, पर उसने इस बातों को
इग्नोर की और वो सामने खड़ी उस लेडी की तरफ देखकर अपने मन में बोली, काव्या ये यहाँ क्या कर रही हैं? अगर काव्या यहाँ है और इसका भी पुनर्जन्म हो चुका है तो मतलब अनुष्का आदित्य सबका पुनर्जन्म हुआ होगा। ये लोग फिर से अपनी दुश्मनी निभाने आ गए, लेकिन अगर इस बार इन लोगों ने कुछ भी गलत किया तो मैं इन लोगों को इस बार इतनी बुरी मौत दूंगी कि इनकी रूह भी कांप जाएगी और ये दोबारा जन्म लेने से भी घबरा जाएंगी। कहकर उसने खुद को शांत की और नायरा की तरफ देखा जो कि काव्या के पास खड़ी थी, और ये देखकर उसे ये याद आया कि पहाड़ियों से सबसे पहले काव्या ने ही नायरा को फेंका था। और ये याद आते ही वो घबराते हुए जल्दी से बोली, नायरा मम्मा के पास आओ। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन आप इनसे तो मिली ही नहीं। मानसी तेज आवाज में बोली, मैंने बोला ना मेरे पास आओ। नायरा जल्दी से मानसी के पास आ गई। वहीं जब नायरा के नानी की तरफ के लोगों ने मानसी को इतने गुस्से में और इतनी तेज आवाज में नायरा से बात करते हुए देखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं नायरा की नानी अपने मन में बोली, मतलब कि ये छोरी पैसों के लिए ही तेज के साथ है। एक बार तेज को यहाँ से जाने दो, फिर इस छोरी से मैं बात करूंगी। कहकर वो थोड़ा शांत हो गई और उन्होंने अपनी बहुओं को देखा जिनके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि नायरा से कोई तेज आवाज में बात करे। उन्होंने नायरा को हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला था, इसलिए उस ओल्ड लेडी ने उन सबको शांत रहने का इशारा किया तो सारे लोग शांत हो गए। वहीं मानसी को जब रियलाइज हुआ कि अभी उसने गुस्से में नायरा से कुछ ज्यादा ही तेज से बात कर ली है और अभी सारे लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, तो उसने सब की तरफ देखकर सॉरी कहा और वो नायरा की तरफ देखकर उसके गालों को छूते हुए बोली, नायरा आई एम सॉरी, मम्मा ने आपसे तेजी से बात की। नायरा हल्के से बोली, कोई बात नहीं मम्मा। नायरा को बुरा नहीं लगा। आप नायरा की मम्मा हो, आप मुझसे कुछ भी कह सकती हो, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। उसकी बात सुनकर नायरा की नानी की तरफ के लोगों को नायरा पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही थी और साथ ही साथ मानसी भी पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मानसी ने अभी जिस तरह से रिजेक्ट किया था उन लोगों को अब ये लगने लगा था कि सच में मानसी ने तेज से पैसों के लिए शादी की है। तेज उन सारे लोगों की तरफ देखकर बोला, ओके हम लोग आपसे बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल हम लोग आराम कर लेते हैं। नायरा की नानी ने हाँ में सिर हिलाया और वो बोली, ओके बेटा, हमने आप लोग का रूम तैयार करवा दिया था, आप जा सकते हो। कहकर उन्होंने एक मेड की तरफ इशारा किया तो वो मेड वहां से मानसी और तेज का रूम दिखाने के लिए उनके साथ चली गई। साथ ही साथ मानसी ने अपनी गोद में नायरा को भी उठा लिया था। उसके जाने के बाद लिविंग रूम में अब नायरा की दोनों मामा मामी काव्या, नाना और नानी रह गए थे। नायरा के नाना अपनी पत्नी ममता बनर्जी नायरा की नानी से बोले, ममता हमें लगता है ये लड़की हमारी नायरा को परवाह नहीं सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी इसने हमारी नायरा से बात की हमें ऐसा लग रहा है इस लड़की ने जानबूझकर दामाद जी के साथ शादी की है सिर्फ पैसों के लिए। ममता बनर्जी नायरा की नानी वो अपनी पति की बात सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, लगता तो हमें भी है ऐसा प्रमोद, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हमें उस लड़की को और अच्छे से जानना होगा, क्या पता जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो। काव्या बोली, लेकिन जिस तरह से अभी मानवी ने रिजेक्ट किया है वो बिल्कुल भी नायरा को पसंद नहीं करती हैं, और नायरा इतनी क्यूट और मासूम बच्ची है, उसे नहीं पता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अगर यही हाल रहा तो नायरा अपना बचपन खो देगी सिर्फ इस लड़की की वजह से, और मानसी भी इसी बात का नायरा का फायदा उठा रही हैं। उसकी बात सुनकर नायरा की दोनों मामी और दोनों मामा काव्या की बात से सहमत होते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। नायरा की बड़ी मामी बोली, मम्मी जी काव्या दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमको ऐसा लग रहा है ये लड़की सच में पैसों के लिए ही तेज जी से शादी करके बैठी है, ये हमारी नायरा को नहीं संभाल सकती। ममता बनर्जी बोली, बड़ी बहू तुम शांत रहो और अभी यहाँ पर जो हो रहा है वो देखती रहो, साथ ही साथ मानसी पर नजर रखो, वो पहली बार यहाँ आई है, उसे ऐसा फील मत होने देना कि वो अनजान जगह आ गई हैं, तुम उससे घुल मिल जाओ और फिर देखो वो क्या सच में नायरा को पसंद भी करती हैं या फिर सिर्फ वो एक अच्छी माँ होने का ढोंग कर रही हैं। प्रमोद जी ममता की बात सुनकर बोले, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, ठीक है फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे लगता है कि ममता ठीक भी कह रही है, क्योंकि तेज बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, वो कभी भी अपनी बेटी के लिए ऐसी लड़की को नहीं चुनेगा जो उसे प्यार नहीं करती हो, तो तेज की पसंद पर थोड़ा विश्वास करो। उसके बात सुनकर सारे लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और वो लोग अपने अपने रूम में चले गए। तेज के साथ मानवी नायरा को लेकर रूम में आ गई, वहीं वो मेड वहां से चली गई। तेज मानसी की तरफ देखकर बोला, मानसी तुम अभी नायरा के साथ यहाँ पर रहो, मैं कुछ देर बाद आ रहा हूँ, और हाँ रूम अंदर से लॉक कर लेना, ठीक है, फिर ही तुम नायरा के साथ कुछ बात करना। मानवी ने तेज की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और तेज वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद वो मेड जो मानसी और तेज को लेकर रूम दिखाने आई थी वो आगे आकर मानवी की बात सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेज के कहने की वजह से मानवी ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया और रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से वो मेड कुछ भी नहीं सुन सकती थी, इसलिए वहां से पैर पटकते हुए चली गई। वहीं मानसी नायरा के पास आकर बैठ गई और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उदास होते हुए बोली, आई एम सॉरी नायरा बेटा, मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिल रही हूँ और मैंने नीचे लिविंग रूम में सबके सामने तुम्हें जोर से डांट दिया। आई एम सॉरी बच्चा, बट मम्मा को आपका हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, बट मम्मा वो काव्या आंटी को देखकर डर गई थी और इसलिए मैं तुम्हें उससे सेव करना चाहती थी। नायरा हैरान होकर बोली, लेकिन मम्मा काव्या आंटी बहुत अच्छी है, मैंने इतने दिन उनके साथ बिताए हैं, आप एक बार उससे बात तो करके देखिए, अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो अच्छी भी हैं। और फिर डैड कहते हैं किसी के बारे में जाने बगैर उसे जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान गंदा है या फिर अच्छा। मानवी उसकी बात सुनकर उसके दोनों गालों को पकड़कर बोली, देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी आंटी गंदी है, बस उनकी शक्ल वो किसी से मिलती है और जिससे मिलती है वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी आंटी थी, इसलिए जब मैंने काव्या आंटी को देखा तो मैं थोड़ा डर गई थी, इसलिए मैंने जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें उनसे दूर अपने पास बुला लिया। नायरा मानसी की बात सुनकर बोली, ओ अच्छा, मतलब काव्या आंटी की शक्ल की तरह एक और आंटी थी जो बहुत बुरी थी और वो काव्या आंटी की तरह दिखती थी, इसलिए आप उन्हें देखकर डर गए हैं ना। मानसी जल्दी से बोली, हाँ इसलिए मैं बहुत डर गई थी, सॉरी बेटा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्लीज बेटा आप काव्या आंटी से थोड़ा दूर रहोगी ओके, क्योंकि मुझे आपकी काव्या आंटी को देखकर दूसरी वाली गंदी आंटी की याद आती है जो कि काव्या आंटी की तरह दिखती थी। नायरा ने जब अपनी मम्मा को इतना ज्यादा उदास देखा तो वो जल्दी से बोली, तो ठीक है, फिर मैं काव्या आंटी से दूर रहूंगी और आपके साथ ही रहूंगी, अब तो आप आ गए हो तो मुझे वैसे भी किसी से ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ अपना टाइम बताऊंगी, वैसे भी आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं तो मुझे आपसे ढेर सारी बातें भी तो करनी है। नायरा की बात सुनकर मानसी उसे लेकर बेड पर लेट गई। नायरा मानसी को देखकर बोली, मम्मा आप आज तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। मानसी हंसते हुए उसके साथ बातें करने लगी। कुछ देर बाद नायरा उसकी बाहों में सो गई। उसकी सो जाने के बाद मानवी नायरा की तरफ देखकर बोली, अब तुम्हें कैसे समझाऊं नायरा, वो काव्या बहुत ही ज्यादा बुरी है, उसने पिछले जन्म में तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और आज जब मैंने उसको तुम्हारे पास से देखा तो मैं बहुत डर गई और मुझे वही सब याद आ गया। मैं नहीं चाहती कि वो इस बार तुम्हें और अविका को कुछ नुकसान पहुंचाए, और अगर इस बार उसने तुम्हें थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान लेने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। बस मैं ये इंतजार कर रही हूँ कि क्या उसे सच में अपने पिछले जन्म के बारे में पता भी है या फिर वो अभी सिर्फ इस लाइफ में एक नॉर्मल इंसान की तरह पैदा हुई है। और अगर मुझे पता चल गया कि उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ पता है और वो तुम्हें और अविका को अभी भी नुकसान पहुंचाना चाहती हैं तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म के बाद भगवान ने बस एक तुम ही को मेरे पास छोड़ा है। ओबरॉय विला में मानवी, अविका और अनाया तीनों अभी लिविंग रूम में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। जब से मानवी यहाँ पर आई थी तब से अविका और अनाया को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। पूरे ओबरॉय पैलेस में उन तीनों की हंसी की आवाजें गूंजती रहती थी और इसलिए वहाँ का माहौल और भी ज्यादा अच्छा हो चुका था। अविका मानवी की तरफ देखकर बोली, पता है मानवी, मेरी एक और फ्रेंड है जिसका नाम मानसी है, अगर वो यहाँ होती तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। मानवी हंसते हुए बोली, हाँ मैंने सुना है, अनाया दीदी ने बताया, वैसे मेरा और मानसी नाम कितना सिमसम है ना, तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। अनाया हंसते हुए बोली, अरे नहीं, हम तुम्हारा और मानसी भाभी का नाम सुनकर कंफ्यूज क्यों होंगे, उनका नाम मानसी है और तुम्हारा नाम मानवी है। आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना। अनाया, कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए वो अपना फोन पिकअप कर कर वहां से बात करने के लिए दूसरी तरफ चली गई। वहीं अविका अपने फोन में कुछ करने लगी और ये देखकर मानवी की आंखों में पता नहीं अचानक से क्या हो गया और उसे एक झटका सा लगा, पर जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थी और वो फिर से गुस्से में घूरते हुए अविका को देखने लगी। वही अविका इन सब चीजों से अनजान अपने फोन में देख रही थी। अचानक अविका के फोन से जय हनुमान चालीसा वाला गाना बजने लगा और ये गाना जैसे ही मानवी के कानों में पड़ा उसके शरीर से अचानक वो काली ऊर्जा दूर हटकर भाग गई और उसे फिर से एक झटका लगा, लेकिन अब जब उसने अपनी आंखों को खोला तो सब कुछ नॉर्मल था। वही मानवी ने जब उसको चालीसा को सुना तो वो हंसते हुए बोली, भाभी आपने ये कैसी रिंगटोन लगा रखी है। अविका भी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, ये रिंगटोन नहीं है, दरअसल मुझे मानसी ने इस वीडियो को भेजा था तो मैंने इसे ओपन कर कर देखा, बट ये तो हनुमान चालीसा है।
मानवी बोली अच्छा कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मानवी की बात सुनकर अविका परेशान होकर बोली तुम ठीक हो ना। मानवी बोली हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक लगेगा। मानवी की बात सुनकर अविका बोली अच्छा ठीक है, जाओ और जाकर अपने रूम में आराम कर लो। मानवी वहां से हाँ में सिर हिलाकर अपने रूम में चली गई। उसे अभी कुछ भी याद नहीं था कि अचानक उसके साथ क्या हुआ, बस अभी उसे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही थी, इसलिए वो अपने रूम में चली गई। अविका वहां से अपने रूम में आ गई। उसे जब अभिमन्यु को कॉल किया तो उसने कॉल तुरंत उठा लिया, लेकिन वो जैसे ही अभिमन्यु से कुछ कहने को हुई, कॉल पर मौजूद इंसान जल्दी से बोला लेडी बॉस बॉस अभी बिजी हैं और उनका फोन मेरे पास है, आपको कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी सर को फोन दे देता हूँ। अभिमन्यु बिजी हैं ये सोचकर अविका बोली नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं मैं बाद में कॉल कर लूंगी, कहकर वो जैसे ही कॉल काटने को हुई कि उसके कानों में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई और ये सुनकर अविका उस इंसान से बोली एक मिनट रुको, ये किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज है ना, अभिमन्यु कहाँ पर हैं। जैसे अविका ही ने ये बात को बोला, फोन पर मौजूद इंसान जो कि अभिमन्यु का मैनेजर अशोक था, वो घबराते हुए बोला मैडम वो मुझे अभी कुछ जरूरी काम करना है, मैं बॉस को फोन दे दूंगा, फिर आपको जो बात करनी है आप उनसे कह लेना, कहकर उसने बिना अविका की बातों को सुने कॉल काट दिया और खुद को शांत करते हुए अभिमन्यु के पास आ गया, जो कि अभी अपने सामने कांच में बंद हुई उस लड़की को देख रहा था, जो कि बाहर निकलने के लिए चीख रही थी। कांच ऊपर से खुला हुआ था, जिसकी वजह से अविका के पास उस लड़की की चीखने की आवाज जा चुकी थी। वो और कोई नहीं बल्कि सानिया थी। सानिया अभिमन्यु की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली मुझे एक बार छोड़ दो, फिर देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभिमन्यु रायसिंघानिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मैं मारी गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मैं उस जेल में इतने सालों तक कैद रही और तुमने मुझे मरवा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभिमन्यु रायसिंघानिया। अशोक अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला बॉस मैं आपको देखकर अभिमन्यु रायसिंघानिया क्यों बोल रही हैं और आपने अभी तक इसे कैद करके क्यों रखा है, ये आपको बस रोड पर पागलों की तरह भटकती हुई मिल गई और आपने इसे तभी से कैद कर कर रख लिया, इसका रीजन भी आपने मुझे कभी भी नहीं बताया, जबकि मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ, कम से कम मुझे बताइए तो सही कि आपने इसे कैद कर कर क्यों रखा है। उसकी बात सुनकर सानिया चिल्लाते हुए बोली मैं बताती हूँ तुझे, क्योंकि अगर मैं भाग गई तो मैं अभिमन्यु रायसिंघानिया की बीवी को मार डालूंगी और पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगी, फिर होगा मेरा बदला पूरा, कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी थी। उसकी बात सुनकर अशोक हैरान होकर अभिमन्यु की तरफ देखने लगा। अभिमन्यु अशोक की तरफ देखकर बोला अशोक जानते हो मैंने इसे क्यों रखा, क्योंकि इसे मेरी पूरी फैमिली के बारे में पता है, इसे पूरी फैमिली के नाम पता है और जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई तब मुझे ये नहीं पता चला कि इसे मेरी पूरी फैमिली के बारे में पता कैसे है, यहाँ तक कि ये अविका की फैमिली के बारे में भी सब कुछ जानती हैं, इसे सब के बारे में पता है, तनुजा से लेकर देवांश हर किसी के बारे में से पता है और मैंने इतने दिनों से इसके मुंह से हर किसी का नाम सुन लिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हम सब लोगों को जानती कैसे हैं, और अगर ये जानती है तो मामला इतना भी सीधा नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजह है और उस वजह को मैं पता कर कर ही रहूंगा। इसे ऐसे ही तड़पने दो, कहाँ वो वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सानिया भी पीछे से चिल्लाती रहती रह गई, लेकिन सानिया की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अशोक भी वहां से सानिया को एक नजर देखकर चला गया, क्योंकि सानिया बहुत ही बुरी तरीके से अशोक को घूर रही थी, इसलिए अशोक ने दोबारा उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा। वहीं अपने बेडरूम में बैठी हुई अविका यही सोच रही थी कि उसके पीछे से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़की बोल क्या रही है, पर उसे उस लड़की की आवाज सुनी सुनी लग रही थी, पर फोन में आ रही इतनी तेज तेज आवाज की वजह से वो सुन भी नहीं पा रही थी और अशोक ने इतनी जल्दी कॉल काट दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि आगे उस लड़की ने क्या बोला था। अगर वो लड़की वहां है तो अभिमन्यु वहां क्या कर रहा था, यही सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि अगर अभिमन्यु वहां है तो उस लड़की के साथ उसका क्या संबंध है। यही सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था, पर उसने खुद को रिलैक्स किया और कुछ देर मानसी से कॉल पर बात करने लगी, लेकिन जब उसने बात की तो मानसी का मूड थोड़ा ऑफ था। मानसी के मूड को देखकर अविका बोली क्या बात है मानसी, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या, तुम वहां जाकर अच्छा महसूस नहीं कर रही हो क्या, वहां सब लोग अच्छे नहीं हैं। दरअसल अविका को भी पता चल चुका था कि मानसी अभी अपनी बेटी नायरा की नानी के घर पर है, इसलिए उसने पूछा था। मानसी बोली नहीं यार, दरअसल मैंने आज एक ऐसे इंसान को देख लिया जिसे देखकर मुझे कुछ बुरे दिन याद आ गए और इसलिए मेरा मूड ठीक नहीं है।
अविका बोली, ओ अच्छा कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है, फिर तुम नायरा को लेकर वापस आ जाना। पता है मानसी, वैसे कुछ दिनों से मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। मानसी उसकी बात सुनकर बोली, अविका तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, आराम से रहो, और वैसे भी कुछ दिनों के बाद मैं भी वहां आ जाऊंगी, फिर अपने लोग वैसे ही स्टडी करेंगे मजे से। अविका उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, हाँ यार चलो ठीक है, फिर रखती हूँ मैं, कहकर उसने कॉल काट दिया। मानवी अभी अपने बेडरूम पर सो रही थी, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई काला साया सा मंडरा रहा हो। उसे जब अपनी आंखों को खोला तो अपने ऊपर इतनी भयंकर शक्ल को देखकर वो चीख कर उठ गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर वो अपने बेड से 1 इंच भी नहीं मिल पा रही थी। वो चीखने की कोशिश कर रही थी पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मानवी इतना डर चुकी थी कि उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या नहीं। वो इतनी डर चुकी थी कि वो सामने मौजूद परछाई को देखकर सब कुछ भूल चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था क्योंकि वो परछाई देखने में भयानक लग रही थी। मानवी का शरीर कांप रहा था, पर अचानक मानवी को कुछ याद आया और वो मन में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाली चालीसा पढ़ने लगी, और जैसे ही उसने उसे पढ़ा सामने वाली परछाई तुरंत उससे दूर हट गई, और ये देखकर तुरंत मानसी नींद से जाग गई और बेड पर बैठकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। लेकिन कुछ देर पहले जो उसके साथ हुआ उसे देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसके साथ ये रियल में हुआ था या ये उसका सपना था। वो इतना डर चुकी थी कि वो तुरंत अपने रूम से बाहर आ गई और वहां से किचन में पानी पाने के लिए चली गई, पर जब वो किचन में आई तो वो सामने देखकर डर गई क्योंकि वहां पर उसने देखा वहां पर वही परछाई किचन में भी खड़ी हुई थी, और ये देखकर उसके चेहरे पर और भी ज्यादा डर आने लगा। वो वहां से भागते भागते मंदिर में आ गई और मंदिर में आकर उसने एक गहरी सांस ली। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो परछाई वहां पर भी खड़ी थी, और ये देखकर मानवी चीखते हुए अविका और अनाया को आवाज देने लगी। उसने देखा वो परछाई जैसे ही आगे बढ़ी अचानक उसे जोर से झटका लगा और वो पीछे जा हो गई, और ये देखकर मानवी के चेहरे पर एक राहत की सांस आई। उसने भगवान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और वहां से तिलक उठाकर अपने माथे पर लगा लिया और वही कर रखा एक कलावा अपने हाथ में बांध लिया, और वो उस मंदिर से बाहर आ गई। परछाई ने जैसे ही मानवी को मंदिर से बाहर आते हुए देखा वो तुरंत मानवी की तरफ आगे बढ़ने लगे, पर मानवी के माथे पर लगा तिलक और हाथ में बंधे हुए कलावे की वजह से वो मानवी को कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और ये देखकर वो तुरंत वहां से गायब हो गई। ये देखकर मानवी खुद सही बोली, नहीं ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी, लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे अविका भाभी को ये बताना चाहिए या फिर मुझे दादी जी और पायल ताई जी को बताना चाहिए? नहीं, पहले मैं भाभी को बताती हूँ फिर दादी जी और पायल ताई जी को बताऊंगी, कहकर वो वहां से अविका के रूम में चली गई। एक अंधेरे से कमरे में जिसमें कई सारी अजीब अजीब से चित्र और भयंकर भयंकर तस्वीर रखी हुई थी, वहां पर एक काले कपड़े में बाबा जी बैठे हुए थे जो कि अपने सामने हवन में कुछ डाल रहे थे और अजीब तरीके के मंत्र पढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे और देखने में वो माहौल इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि कोई चाह कर भी उसे दोबारा देखना ना चाहे। उसी के सामने बैठे अनुष्का हाथ जोड़े बाबा जी की तरफ देख रही थी। खिड़की से आती धूप दोनों को बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी, जिससे परेशान होकर मानवी अपना फेस बार बार लव की चेस्ट पर रैब कर रही थी। उसे घुप से इरिटेशन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मानवी के बार बार मूवमेंट करने की वजह से लव की आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसकी नजरें सीधे मानवी के चेहरे पर जाती है जिसने एक बड़ा सा पाउट बना हुआ था। शायद धूप की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। मानवी को देखते ही लव की आंखें में एक चमक आ जाती है। वो हल्के से मानवी को स्किविच करते हुए बोला, बेबी डॉल उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, सोने दो ना यार। दी कितनी अच्छी नींद आ रही है, कितनी सुकून देने वाली मॉर्निंग है, मानवी नींद में ही बोलती है। वही दी सुनकर रल की आंखें छोटी हो जाती है और वो गुस्से में मानवी को घूरने लगता है। वही मानवी जो सो रही थी अचानक उसके माइंड में कुछ खटकता है और वो जल्दी से उठ जाती हैं, और जब वो सामने देखती हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तुम मेरे बेडरूम में क्या करे रहे हो, वो भी ऐसे नेकेड? कहीं तुमने मेरे नींद में होने का फायदा तो नहीं उठाया? वेट, कहीं तुमने मेरे साथ वो सब तो नहीं किया? अरे नहीं, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो इज्जत ही चली गई, अब मैं क्या मुंह लेकर रूम के बाहर जाऊंगी? बोलते हुए अचानक से मानवी रोने लगता है। वही लव जो मानवी की बातें सुनकर फ्रीज हो गया था वो मानवी को रोता देख घबरा जाता है और उसके पास आकर बोलता है,
देखो बेबी डॉल, तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे बस शर्टलेस सोने की आदत है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया, वो तो लास्ट नाइट तुम होश में नहीं थी, तब मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे बेडरूम में लेकर आ गया था, जब मैं वापस जा रहा था तो तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया, बहुत कोशिश करने पर भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं भी यहीं पर सो गया, बस आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। लव पैनिक होकर बस बोले जा रहा था, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मानवी जो रो रही थी वो अचानक से जोर जोर हंसने लगी और हंसते हंसते पीछे बेड पर गिर गई। लव उसे ऐसे हंसते देख पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो धीरे से एक लो वॉइस में बोलता है, बेबी डॉल तुम ठीक तो हो ना? हंसते हंसते मानवी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जैसे तैसे खुद संभालती है और हंसते हुए बोली, तुम भी कितने बुद्धू हो, मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे मेरी दीदी पर बहुत भरोसा है, अगर तुम यहाँ हो तो मेरी दीदी को पता है कि तुम यहाँ पर हो और इसलिए तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। फिर वो टिस करते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। मानवी की बात सुनकर लव का मुंह बन जाता है। तभी मानवी उसकी चेस्ट पर हाथ फिराते हुए बोली, वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी बॉडी के बहुत औसम है, पर तुम इतने खड़ूस क्यों हो? मानवी के ऐसे अचानक छूने से लव की तो जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। वो जैसे तैसे अपनी बढ़ती सांसों के काबू में करता है और फिर बोलता है, बेबी डॉल तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो और मैं तुम्हें कहाँ से खड़ूस लगता हूँ? मानवी जल्दी से बोली, और नहीं तो क्या तुम हो खड़ूस एक नंबर के, कैसे मुझे पार्टी में बोल रहे थे कि अगर मैंने कुछ कहा तो तुम सबके सामने बता दोगे कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। लव ने मानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, जिससे मानवी लव के ऊपर आ गई और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मालवी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो हैरान होते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे वरना मैं अभी चिल्लाने लगूंगी, वैसे भी तुम मेरे रूम में हो, देख लेना मेरी भाभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लव एक टीजिंग स्माइल करते हुए बोला, भाभी मेरा कुछ नहीं करेगी। लव के मुंह से अपनी भाभी के लिए भाभी सुनकर मानवी हैरान होकर बोली, भाभी किसकी भाभी, कौन भाभी? मैं अपनी भाभी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी भाभी की नहीं। लव उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, तुम्हारी भाभी मेरी भाभी हैं और तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ? मानवी ने ना में सिर हिला दिया और खुद उसके ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर लव ने मानवी को अपने दोनों हाथों से अच्छे तरीके से पकड़ लिया था। लव मानवी की तरफ देखकर बोला, चुपचाप ऐसे ही रहो, पता है बेबी डॉल जब इंडिया में पार्टी थी तब तुमने मुझे पार्टी में नहीं देखा था क्या? मानवी बोली, नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, बताओ ना तुम हो कौन? देखो अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मानवी को गुस्से में देखकर लव के चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके गालों पर एक किस करते हो बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट हो? मानवी ने जब ये देखा कि लव ने अभी उसके गालों पर किस की है तो वो फिर से गुस्से में बोली, यू इडियट, तुम मुझे बार बार किस क्यों करते हो? देखना मैं ये बात अपनी भाभी को बताऊंगी, फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लव बोला, हो तो तुम भाभी को ये बताओगी कि मैंने तुम्हें किस किया? सोचो फिर भाभी क्या कहेंगे तुमसे। लव की बात सुनकर मानवी सोच में पड़ गई, क्योंकि ये बात वो बताती तो बताती कैसे अविका को कि लव ने अभी उसके गालों पर किस किया है और पार्टी में भी किस किया। उसे इतना सोचते हुए देखकर लव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके कान में हल्के से बोला, इसलिए चुप रहना और तुम्हारे चुप रहने में ही भलाई है बेबी डॉल, क्योंकि अभी भी मेरा कर्जा तुम पर उधार है और उसे तो मैं वसूल करके ही रहूंगा। मैंने तुमसे कल भी बोला था मैं अपना कर्जा सूद समेत वसूल कर लूंगा और ये तुमसे ही हो पाएगा, लेकिन अगर तुमने ये बात किसको बताई तो तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और उसे अपने ऊपर अच्छे से लिटा लिया। मानवी को गुस्सा आ रहा था, वो अभी बहुत गुस्से में लव को देख रही थी। लव मानवी की तरफ देखकर बोला, इस तरह देखोगी तो मुझसे प्यार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मानवी झुंझलाहट हुए बोली, तुम ना मुझे अपने ऊपर से हटाओ वरना मैं तुम्हें काट लूंगी। लव ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और बोला, बेबी डॉल चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो। मानवी ने देखा कि लव उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने उसके चेस्ट पर काट लिया, जिससे लव की दर्द भरी आह निकल गई, पर उसकी पकड़ मानवी पर मजबूत भी हो गई थी। उसने अपनी आंखों को जोर से भींच लिया था पर उसने मानवी को नहीं रोका। मानवी ने जब देखा कि हाँ उसने अब लव को काफी तेजी से काट लिया है तो वो सेटिस्फाई हो गई और लव की तरफ देखने लगी, लेकिन जब उसने लव को देखा जिसके चेहरे पर भी एक भी एक्सप्रेस नहीं तो और वो गुस्से में उसे ही घूर रहा था, तो ये देखकर मानवी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो हकलाते बोली, वो मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं का काट लूंगी, छोड़ो मुझे। उसकी बात सुनकर लव ने उसे पलट दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, हाँ तो इसका मतलब ये था कि तुम मुझे काट लोगी? देखो जरा तुमने मुझे कितनी तेजी से काटा है, तुम्हारे दांत मेरी चेस्ट पर छप चुके हैं।
मानवी ने जब देखा तो सच में उसने काफी जोर से काटा था, जिसकी वजह से आसपास का एरिया पूरा रेड रेड हो चुका था और उसके दांत भी वहां छप चुके थे। ये देखकर मानवी लव से बोली, हाँ तो इसमें तुम्हारी गलती ना, मैंने बोला था कि मैं काट लूंगी, छोड़ो मुझे, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं, तुमने मानवी को हल्के में ले लिया। उसकी बात सुनकर लव अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, अच्छा बेबी डॉल। मानवी लव की तरफ देखकर बोली, अब मेरे ऊपर से हटो वरना मैं सच में फिर से काट लूंगी। लव बोला, ठीक है काटो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने मुझे काटा तो मैं भी तुम्हें वाइट करूंगा, और ध्यान रखना मैं ऐसी जगह वाइट करूंगा कि तुम अपना फेस भी किसी को नहीं दिखा पाओगी। मानवी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या मतलब है कि तुम मुझे ऐसी जगह वाइट करोगे कि मैं अपना फेस अब किसी को नहीं दिखाऊंगी। कहकर वो गुस्से में लव को घूरने लगी तो लव की नजर मानवी के गुलाबी होठों पर चली गई। जब मानवी ने उसकी नजर का पीछा किया तो वो हैरान होकर बोली, यू इडियट, तुम कितने बुरे और घटिया इंसान हो, शैतान कहीं के, तुम मेरे होठों पर वाइट करोगे, तुम कितने गंदे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहकर वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी। ये देखकर लव ने भी उसे छोड़ दिया। मानवी जल्दी से खड़े होकर बोली, तुम मेरे रूम से बाहर जाओ वरना मैं चीखने लगाऊंगी। लव उठकर खड़ा हो गया और मानवी की तरफ आते हुए बोला, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है बुलाओ भाभी को, मैं भी उनको बोल दूंगा कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी बाइक खराब हो गई और तुमने मुझे अभी तक पे भी नहीं किया है। और जब कल रात पार्टी से मैं तुम्हें घर लेकर आया और तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर आया तो तुमने मुझे अपने पास से जाने ही नहीं दिया। ये सुनकर मानवी डर से पीछे खिसकने लगी और बोली, मेरे पास मत आओ वरना। लव आगे आने लगा और सार्कास्टिक सी स्माइल से बोला, ओ टू, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। मानवी ने जब देखा कि लव उसके पास आ रहा है तो वो बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, प्लीज मेरे रूम से बाहर जाओ, अगर भाभी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगी। लव मुस्कुराते हुए बोला, क्या सोचेंगी, मैं बोल दूंगा भाभी से कि भाभी मैं आपकी ननद के साथ पूरी रात रहा। मानवी अपनी आंखें हैरानी में बड़ी करके गुस्से में बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मैं तुम्हारे सारे रुपए दे दूं। लव बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेबी डॉल। कहकर वो उसके पास आ गया। मानवी फिर से पीछे हटने को हुई कि लव ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं बाद में मिलूंगा तुमसे, तब तक ख्याल रखना अपना बेबी डॉल। कहकर उसने उसके गालों पर किस की और वहां से चला गया। वही मानवी अपने गालों पर हाथ रखकर लव जिस तरफ से गया था उस तरफ देखकर घूरने लगी। उसे याद आया कि कल रात को जब वो अनाया के साथ पार्टी में गई थी तब उसकी मुलाकात लव से हुई थी। वो खुद भी पैर पटकते हुए लव को 1000 गालियां देकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गईं। लव वहां से अपने रूम में चला गया और फ्रेश होकर डायरेक्ट अविका के रूम में आ गया। अविका जो कि अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी और रूम के बाहर ही जा रही थी, जब उसने देखा कि लव उसके पास आ गया है तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे लव, तुम यहाँ। लव बोला, भाभी मैंने काम कर दिया है, मैंने मानवी के गले में धागा बांध दिया है, अब कोई भी बुरी शक्ति उसे छू भी नहीं सकती है। अनुष्का अपने बॉडीगार्ड के साथ एक घर में आई। उसने अपने बॉडीगार्ड को बाहर रुकने को कहा और खुद घर के अंदर चली गई। वो वहां से एक कमरे में आ गई जहां पर वही काले कपड़े पहने हुए एक बाबा जी बैठे हुए थे, जिसकी उम्र यही कोई 50 साल की होगी। अनुष्का बाबा जी की तरफ देखकर बोली, क्या उस लड़की ने अपना काम पूरा किया। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन अचानक से उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और उस हवन में एक आहुति डालते हुए बोले, असंभव, वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती। उस लड़की के गले और हाथ में एक रक्षा कवच है जो कि बहुत शक्तिशाली है, जिसकी वजह से मेरी काली शक्ति उस लड़की को छू नहीं पा रही है और बाकी पूरी फैमिली को मैं छू भी नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों के हाथ में और गले में वही रक्षा कवच के लॉकेट हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक वही जरिया बनाकर उस घर में उस लड़की को भेजा था, पर उस लड़की ने भी अपने हाथ में कलावा बांध रखा है। कैसे भी करके उस लड़की के हाथ और गले का रक्षा कवच को खोलना पड़ेगा, तभी मैं उस अविका को कुछ कर सकता हूँ। अनुष्का बोली, ठीक है बाबा जी, मैं कुछ करती हूँ। कहकर वो उस रूम से बाहर चली गई। उत्तराखंड बैनर्जी विला में सुबह के टाइम नायरा की जब नींद खुली तो उसने देखा उसके पास में मानसी सो रही थी। नायरा ने मानसी के चेहरे पर एक हल्की सी किस की और वो बेड से नीचे उतर गई और रूम से बाहर चली गई। बाहर आने के बाद उसने देखा नीचे लिविंग रूम में सारे लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे और ये देखकर वो अपनी आंखों को मसलते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगी। ममता बनर्जी ने जब नायरा को देखा तो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है नायरा बेटा, आज तो आप बहुत लेट उठे हो। नायरा मुस्कुराते हुए अपनी नानी के पास आकर बोली, हाँ नानी, क्योंकि आज मैं अपनी मम्मा के पास लेटी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब सोते हुए बहुत टाइम हो गया है।
उसकी बात सुनकर ममता बनर्जी के साथ साथ सब लोग भी नायरा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। काव्या नायरा की तरफ देखकर बोली, नायरा बेटा, आपको नहीं लगता कि आपकी मम्मा थोड़ी रूडली हैं? उन्होंने आपको कल कितना डांटा था और आपने कुछ कहा भी नहीं। नायरा ने जब काव्या की बातों को सुना तब उसे याद आया कि उसकी मम्मा मानसी ने मना किया है काव्या से ज्यादा ना बात करने के लिए, तो वो दूर से ही बोली, कोई बात नहीं काव्या आंटी, वो मेरी मम्मा हैं, वो मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। कहकर वो अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, नानी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरे को दूध मेरे रूम में ही भेज देना। नायरा की बड़ी मामी बोली, लेकिन बेटा आप तो हमेशा काव्या के साथ बैठकर ही सुबह का दूध फिनिक्स करते थे, तो आज अब रूम में क्यों जा रहे हो? नायरा अपनी बड़ी मामी की तरफ देखकर बोली, बड़ी मामी एक्चुअली मैं अभी सोकर उठी हूँ तो मुझे फ्रेश होना है और मैं मम्मा को नहीं उठा सकती, वो सो रही थी तो इसलिए मैं खुद ही फ्रेश हो जाऊंगी, इसलिए मैं अभी अपने रूम में जा रही हूँ, कहकर वहां से चली गई। काव्या सबकी तरफ देखकर बोली, आपको नहीं लगता कि नायरा मानसी के आने से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी ने नायरा को मना कर रखा है हम सब लोगों से ज्यादा घुल मिलने के लिए? क्योंकि मानसी के आने से पहले तो नायरा बहुत अच्छी थी, पर जब से मानसी यहाँ आई है तब से नायरा ऐसा बर्ताव करने लगी हैं। पीछे से तेज की आवाज सबसे कानों में पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नायरा ने बोला था कि वो अभी सोकर उठी है, इसकी वजह से वो अपने रूम में फ्रेश होने जा रही हैं। और रही बात मानसी की, तो मिसेज मानसी तेज वालिया उसकी मॉम है, और अगर वो कुछ बात कह रही है तो उसके पीछे का कोई ना कोई मतलब होगा। तो प्लीज ये मेरा पर्सनल मैटर है, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाइफ और मेरी बेटी कैसी है और उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है, तो आप बीच में कुछ ना बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लिविंग रूम में खामोशी सी छा गई, किसी ने कुछ भी नहीं कहा और सब लोग चुपचाप अपनी अपनी चाय पीने लगे। वही काव्या भी उठकर अपने गुस्से वाले चेहरे को लेकर अपने रूम में आ गई। और अपने रूम में आते ही खुद से ही बोली, इस तेज को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मुझे कैसे भी कर कर उस मानसी को हटाना होगा और उस नायरा को अपने कंट्रोल में रखना होगा, ताकि मैं तेज से शादी कर सकूं। और ये काम मुझे जल्दी ही करना होगा, क्योंकि नायरा को मैंने बहुत मुश्किल से अपनी तरफ किया था, लेकिन जैसे ही मानसी आई है नायरा मुझसे दूर होने की कोशिश करने लगी है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। नहीं काव्या, तुझे कुछ भी कर तेज से शादी करनी ही होगी और इसका जरिया बनेगी नायरा। कहकर काव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद मानसी भी उठ गई थी। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो अपने सामने सोफे पर तेज को देखा, जो कि लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तेज मानसी की तरफ आते हुए बोला, उठ गई तुम, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। मानसी ने अपनी आंखों को खोला और अपने पास में जब नायरा को नहीं देखा तो वो तेज की तरफ देखकर बोली, नायरा कहाँ है? तेज मानसी की तरफ देखकर बोला, वो अपने रूम में है, फ्रेश होने गई थी और अभी नीचे गार्डन में खेल रही होगी, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम भी चले नीचे। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर तेज के साथ नीचे आ गई। अभी लिविंग एरिया में कोई भी नहीं था, सारे लोग गार्डन में मौजूद थे, जिसकी वजह से तेज और मानसी दोनों गार्डन में आ गए। गार्डन में अभी सारे लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से गार्डन का माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। काव्या ने जब मानसी को तेज के साथ देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा आने लगा, परंतु सबके सामने होने के कारण उसने अपने गुस्से को छुपा लिया। वहीं मानसी ने भी गुस्से वाली नजर से एक नजर काव्या को देखा और तुरंत तेज का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ आ गई। वहीं तेज ने एक नजर मानसी को देखो और उसके साथ वहां रखी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपने पास वाली चेयर पर मानसी को बैठा लिया। मानसी ने सामने देखा तो गार्डन में नायरा और नायरा से बड़ी एक लड़की, उसके साथ एक लड़का, तीनों खेल रहे थे और उनकी खिलखिलाहट की आवाज सुनकर गार्डन में मौजूद सारे लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ रही थी। नायरा अभी उस बड़ी लड़की और उस लड़के के पीछे भाग रही थी, साथ ही साथ उसके हाथ में एक डॉल भी थी। नायरा की छोटी मामी वेदिका बोली, मानसी हमें अपने बारे में भी बताओ, नायरा ने तो पहले से ही तुम्हारे बारे में बता दिया, लेकिन तुम खुद बता दो तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। मानसी वेदिका की तरफ देखकर बोली, भाभी असल में मैं अभी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे लगता है मेरे बारे में और कुछ है ही नहीं बताने के लिए। वेदिका हंसते हुए बोली, पर तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। उसकी बात सुनकर मानसी कुछ कहने को हुई कि बीच में काव्या बोल पड़ी, लेकिन वो मानसी की सगी बेटी नहीं है। तेज कुछ कहने को हुआ तो मानसी ने तेज के हाथों पर अपना हाथ रख दिया और खुद काव्या की तरफ देखकर बोली, भले ही मैंने नायरा को जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं नायरा को बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरी ही बेटी है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे जन्म दिया है या नहीं दिया है, लेकिन तेज वालिया की बीवी हूँ मैं और नायरा की मॉम भी। कहकर वो काव्या को घूरने लगी।
काव्या कुछ कहने को ही कि अचानक सबके कानों में नायरा के दर्द भरी आवाज आई, जिसे सुनकर मानसी घबराते हुए तुरंत नायरा को देखने लगी। जब उसने सामने नायरा को गार्डन में नीचे जमीन पर गिरते हुए देखा तो वो तुरंत नायरा चीखते हुए भागकर उसके पास पहुंच गई। उसने जल्दी से नायरा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, नायरा बेटा आप ठीक हो, कहीं लगी है क्या, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नायरा रोते हुए बोली, मम्मा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे हाथ में भी, कहकर वो अपने हाथ पैर को मानसी को दिखाने लगी, जिस पर थोड़ी सी धूल और मिट्टी लग चुकी थी। हालांकि नायरा ज्यादा जोर से नहीं गिरी थी, पर उसकी आंखों में आंसू देखकर मानसी जल्दी से उसकी आंसू को साफ करते हुए बोली, अरे नहीं बच्चा, देखो आप बिल्कुल ठीक हो, आप गिर गई थी और आपकी गिरने से चींटी तो मर ही गई, तो सोचो उसे कितनी चोट लगी होगी और वो तो अब जिंदा भी नहीं हो सकती है, देखो जरा, कहकर वो नायरा को शांत करवाने लगी। वहीं नायरा तुरंत शांत होकर जमीन पर देखने लगी और अपनी आंसू भरी आंखों से मानसी को देखकर बोली, लेकिन चींटी तो मुझे दिख ही नहीं रही हैं। मानसी उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ तो चींटी बहुत छोटी थी ना, और मर जाने के बाद वो इतनी छोटी हो गई कि वो जमीन में गुम हो गई, तो तुम कहाँ से देखोगी उसे, कहकर वो उसे लेकर तेज के पास आ गईं। वहीं नायरा के नानी की तरफ के लोग अभी मानसी को देख रहे थे, जिसने अभी नायरा को कितने अच्छे से हैंडल कर लिया। यही सोचकर वो ये अनुमान लगा रहे थे कि क्या वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी मानसी ने नायरा को चुटकियों में रोने से चुप करवा लिया, तो क्या पता वो पूरी लाइफ नायरा को बहुत अच्छे से संभाल पाए। वहीं काव्या ने जब देखा तो वो नायरा की तरफ देखकर बोली, नायरा बेटा आप ठीक हो ना, ज्यादा तो चोट नहीं आई है ना बेटा? कुछ दिनों बाद मैं इस कहानी को खत्म कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।